और अब खबरों की तफसील। अब ईडी आजम खान पर शिकंजा कसेगा। आजम खान समेत ट्रस्ट के सभी मेंबरान भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। आजम खान की बेनामी जायदाद और टैक्स चोरी की तफसीली जानकारी वजारत दाखिला को दे दी गई है। वजारत दाखिला ने पूरा मामला ईडी को सौंप दिया है। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से इस बात की शिकायत की थी। आकाश जल्द ही गुज़िश्ता 5 बरसों में करोड़पति बने ठेकेदारों की भी फहरिस्त जारी करेंगे। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र का दौरा किया और जमीन तनाज़े के मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें 1200 एकड़ जमीन के पट्टों के कागजात सौंपे। वज़ीर आला योगी ने इस मौके पर कहा कि इस मामले की तह में जाएंगे और किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर उन्होंने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या कांग्रेस शहजादी अब माफी मांगेगी। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी जो लोग मालिक थे उन्हें मालिक न बना करके भूमिहीन करने वाले लोग कौन थे। और तब पता लगा कि कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद जो बाद में बने एमएलसी थे, दूसरे प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने यहां पर साजिश करके एक फर्जी कृषि समिति बना करके और उस समिति के नाम पर ओमबार सफाई के इन गरीबों के हक को छीनने का कार्य किया था। इन्हें मालिक से मजदूर बनाने का कार्य किया था। लेकिन कांग्रेस एक भी बार कभी आपके बारे में सोचने का प्रयास नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की शहजादी से, इन गरीबों के साथ जो अन्याय 1952 और 55 के बीच में हुआ था और कांग्रेस की सरकारों में समय समय पर हुआ था, क्या उसके लिए वह यहां के गरीबों से माफी मांगने का कार्य करेंगी? और क्या वह उन लोगों को सजा दिलाने के लिए फिर से कहेगी जिन लोगों ने गरीबों का हक पर डकैती डालने का कार्य किया था? और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपके सोनभद्र और मिर्जापुर जनपद में भरे पड़े हैं, जहां पर इन गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले लोगों को बेनकाब करने के लिए मैंने एक कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है और हर गरीब को उसकी जमीन का हक देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। यह हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं। यूपी में जायदाद और महंगी गाड़ियों से चलने वाले उज़रा आला और वुज़रा का टैक्स पिछली 4 दहाइयों से सरकारी खजाने से भरा जा रहा है। एक पुराने कानून के तहत आज भी अपनी आमदनी से इनकम टैक्स न भरकर सरकारी खजाने से टैक्स भरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमीर लीडरों का भी टैक्स चुकाने वाला यूपी सबसे गरीब रियासतों की फहरिस्त में शामिल है। यह सिलसिला 1981 में शुरू हुआ था। उस वक्त यूपी के सीएम वीपी सिंह थे। और वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि टैक्स की बात का नोटिस ले लिया गया है और इस पर गौर खौस किया जाएगा। अब तक जो लोगों के टैक्स का पैसा है उससे मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों का टैक्स भरा जा रहा है। देखिए, ये कानून था और कानून अभी भी चला आ रहा है और अब उस विषय में आज चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चर्चा है और इस चर्चा से कोई अच्छा परिणाम निकले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा स्वयं ये मानना है कि जो टैक्स है हर व्यक्ति को, जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से टैक्स स्ट्रक्चर बनाती है, उसका जो प्रारूप देती है, उसके आधार पर सभी लोगों को टैक्स भरना चाहिए। ठीक है, ये सवाल ठीक है, लेकिन क्या बदलाव की गुंजाइश है? क्योंकि जब ये चीजें सामने आई है तो आप ये मानते हैं कि इसमें बदलाव होनी चाहिए, आप खुद से इसका इनिशिएटिव ले सकते हैं? नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। इनिशिएटिव एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है और इसके साथ विपक्ष भी आता है। क्योंकि कोई भी आप संशोधन किसी भी एक्ट में लेकर आएंगे तो दोनों पक्षों को रखना पड़ता है। उसके बाद निर्णय के आधार पर एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके अंदर आता है, फिर उसके बाद ये रखा जाता है। तो उसके आधार पर कुछ ऐसा आता है तो जरूर उसका समर्थन किया जाएगा। चाहे बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, बदलाव की आप लोग बात करते हैं, हमेशा सुचिता की बात करते हैं। अगर ऐसी कुछ चीज है जो गलत हो गई है तो उसमें बदलाव
कि गुंजाइश तो आप लोग रखते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है हमारा, चाहे मोदी जी का हो चाहे योगी जी का हो। अब दोनों के जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं तो उसके अंदर उम्मीद बढ़ जाती है, और जब उम्मीद बढ़ जाती है तो फिर इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं पे किंतु परंतु कम लगता है, और उम्मीद के साथ उस नेतृत्व की तरफ देखा भी जाता है। सवाल इसलिए उठा है कि मोदी जी को जब अवार्ड मिलता है उस पर टैक्स भी कहते हैं कि नहीं हम मुझसे वसूलो, लेकिन एक तरफ आप लोग के सामने ये उदाहरण आ जाता है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि एक निर्णय ये इंडिविजुअल नहीं होता। मैं जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें निराशा कम मिलने वाली है। धन्यवाद सर। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह, कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, नोएडा। अयोध्या तनाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 30वें रोज भी समाअत हुई। ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने दलीलें पेश की। ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने कहा कि जब 1885 में निर्मोही अखाड़े ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि मुतनाज़ जमीन के मगरबी हिस्से पर एक मस्जिद बनी हुई थी। यह हिस्सा अब मुतनाज़ जमीन के अंदरूनी सहन के नाम से जाना जाता है। वहीं ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने कहा कि निर्मोही अखाड़े ने 1942 में भी अपने मुकदमे की समाअत में उस मस्जिद का जिक्र किया है जिसमें उसने 3 गुंबद की बनावट को बतौर मस्जिद कबूल किया है। ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने PWD की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि 1934 के फ़िरक़वाना फ़साद में मस्जिद के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था और PWD ने इसकी मरम्मत करवाई थी। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ में अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ को कांग्रेसी कारकुनान ने काले झंडे दिखाने का भी ऐलान कर दिया है। इसी के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आज जिले के जुमला अफसरान ने हर लिहाज से जलसा गाह का मुआयना किया और प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेते हुए अहकामात जारी किए। आज यहाँ पे पुलिस की और मजिस्ट्रेट जिनकी ड्यूटी लगी है सब यहाँ मौके पे हैं, और सारे विभागीय अधिकारी जिनके जिनके विभाग के स्टॉल हैं या जिनके विभागीय योजनाएं हैं सारे यहाँ मौजूद हैं। सब अपने अपने विभागों की तैयारी देख रहे हैं और सबको ब्रीफ कर दिया गया है। सब अपने अपनी ड्यूटी पे हैं और उम्मीद है कि सारा कार्यक्रम अच्छा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 2 अक्टूबर को एक बार इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक पर पाबंदी के ऐलान का असर नजर आने लगा है। आज अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर अफसरान के जरिए खुसूसी सफाई मुहिम चलाकर मुसाफिरों में बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट और RPF के ऑफिसर्स ने मुश्तरका तौर पर सफाई मुहिम चलाई। आज का सफाई अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने मन की बात 25 अगस्त को जो रेडियो पर प्रसारित हुआ था उसके संदर्भ में है। जो एकल यूज प्लास्टिक है, जो एक बार में प्रयोग प्लास्टिक होती है, उस प्लास्टिक को पूरी तरह से स्टेशन पर प्रतिबंधित करने के लिए हम लोगों ने एक सफाई अभियान चलाया है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों को अनुपालन करते हुए हमारी पूरी टीम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एकल उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक को बंद करने हेतु एवं उनको निस्तारित करते हुए हम लोग सभी को अवेयरनेस कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा अलीगढ़ स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक और यहाँ के स्वास्थ्य निरीक्षक और कॉमर्शियल निरीक्षक के साथ मिल करके रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के ज़ेर एहतमाम रियासत भर के असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और जिला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम पेश कर अपने मुतालबात पेश किए। उनको असातिज़ा के मसाइल से वाकिफ कराया गया। असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत नशे में चूर है और असातिज़ा का इस्तेहसाल कर रही है। उपलब्धियां थी वो सरकार एक एक करके हमसे छीन रही है। अध्यापकों में इसका बहुत बड़ा आक्रोश है, रोष है। हम कोई भी अपनी उपलब्धि जो हमने बलिदान से, संघर्ष से अर्जित की है उसको हम किसी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। इसको लेकर के आज ये धरना हो रहा है पूरे प्रदेश में। ये है प्रेरणा ऐप के विरुद्ध। प्रेरणा ऐप में ये है कि आप जो है पूरे दिन सेल्फी भेजते रहिए, है ना। अगर हम सेल्फी भेजते रहेंगे तो ये बताइए हम पढ़ाएंगे कब? क्या पूरे दिन हम लाइन लगा के बच्चों की सेल्फी भेजते रहेंगे? बाकी के काम मतलब होते हैं इतने, वो सब क्या है? उर्दू को हमेशा से ही मुसलमानों की ज़बान से मंसूब किया जाता रहा है, लेकिन
तारीख के हवाले से ये साबित है कि उर्दू ज़बान व अदब की खिदमात गैर मुस्लिम अदीबों ने मुसलमानों से कम हरगिज़ नहीं की, लेकिन मौजूदा दौर में गैर मुस्लिम अदीब और शोरा की तादाद में कमी पर गैर मुस्लिम उर्दू दानिश्वर भी अफसोस जाहिर करते हुए उर्दू को मजहब और मखसूस तबके के दायरे से बाहर निकालने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। मारूफ उर्दू अफसाना निगार और नाक़िद दीपक बुदकी खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उनका ताल्लुक मुल्क की उस रियासत से है जिसकी सरकारी जबान उर्दू है। दीपक बुदकी मानते हैं कि उर्दू जबान और अदब के फरोग में गैर मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी कम होती जा रही है। में अगर देखा जाए तो गैर मुस्लिम अदीब जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ अश्क, ये सब उर्दू के ही पैदावार है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें ज़्यादा लोगों का शिरकत नहीं है। फिक्शन लिखने वाले या अदब लिखने वाले जो है वो पहले हुआ करते थे गैर मुस्लिमों में, या मैं ये कहूँ कि ऐसे अदीब जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, इसके बावजूद वो उर्दू में लिखते थे, पढ़ते थे। फी ज़माना वो लोग इस तरह से नहीं आ रहे हैं। मैं इसको दूसरे ज़ाविये से देखता हूँ कि इस वक्त तो जो जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, जिनको उर्दू में ही लिखना चाहिए, वही उर्दू में नहीं लिख रहे हैं, तो हम जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है उनसे क्या तवक्को करें। ये शिकायतें आम हैं कि अक़लियती तालीमी बहबूद और मेयारी तालीम की फराहमी के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है, लेकिन क्या इस बाब में वालिदैन संजीदा हैं? क्या नीम सरकारी तंजीमें सरकारी मदद इस गरीब तबके तक पहुंचा पा रही हैं जो कि बच्चों को पढ़ाना तो चाहता है लेकिन वसाइल से ही महरूम है? आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं तारिक कमर की ये रिपोर्ट। तालीम की तरक्की और बहबूद के हवाले से नारे तो बहुत दिए गए। सैकड़ों सरकारी, नीम सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों ने बीड़े भी खूब उठाए कि तालीम के चिराग से हर घर को मुनव्वर किया जाएगा, लेकिन हकीकी तस्वीर तब्दील नहीं हो सकी। और बात अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से की जाए तो मंजरनामा बहुत ही अफसोसनाक है। फरोग तालीम के मिशन से जुड़े लोग अपने जमीनी मुशाहदात की रोशनी में जो नजरियात पेश करते हैं वो अहम भी है और अफसोसनाक भी। सिटी में एजुकेशन के लिए जो जागरूकता है, अवेयरनेस बहुत कम है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में जो बच्चे इन स्कूलों में आते हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, प्लस उनका समय से स्कूल में ना आना, स्कूल की गतिविधियों में इंटरेस्ट ना लेना, और साथ में ऑब्वियसली जो और भी पैरामीटर्स हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी होना या स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुअर होना या इस तरीके की जो और भी चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पे काउंट करती। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हमारा मानना है, जो इतने पिछले 5-6 साल से हम काम कर रहे हैं, उसमें है कि कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन की अनअवेयरनेस। ठीकरे हुकूमतों के सिर फोड़े जाते रहे हैं और किसी हद तक लगाए गए इल्जामात ठीक भी हैं, लेकिन क्या वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा किया है? देखती हूँ कि लोग पढ़ा रहे हैं, मगर पढ़ा इसलिए नहीं रहे कि उनकी जहनियत बदले, पढ़ा इसलिए नहीं रहे कि उनकी सोच बदले, पढ़ा इसलिए रहे हैं कि कुछ कमाने के काबिल हो जाए। घर में मैं पूछती हूँ कि भाई क्यों पढ़ा रहे? लड़की को एमए करा रहे हैं कि जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है पढ़ती रहे। बताइए, जब ऐसी जहनियत है तो जहन कहाँ से बदलेगा? और हम झूठ बोलते हैं कि हाँ भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारा सरकार साथ नहीं दे रही है। देखिए, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना छोड़ दीजिए, पढ़ाइए और इस तरह पढ़ाइए और परवरिश करते वक्त ये समझाइए कि हमें अपने मुल्क का वफादार रहना है, लेकिन अपनी कौम के साथ, अपने मजहब के साथ हमें ज्यादती नहीं होने देना है। एक तो वो बच्चे होते हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी घर के जो है माशी हालात शायद इस तरह नहीं होते, या उनके माँ बाप में वो जज्बा नहीं होता है, या शायद वो उस पढ़ाई की अहमियत को नहीं समझते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो है पेरेंट्स हैं वो आएँ इस जलसे में और वो देखें, जब उनको पता चलेगा कि नहीं देखिए पढ़ाई की अहमियत क्या है। गांव देहात, मज़ाफ़ात और झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले मौर्या मानते हैं कि जब तक बच्चों के वालिदैन को तालीम की अहमियत के लिए बेदार नहीं किया जाएगा, तब तक तालीम और मेयारी तालीम का हुसूल एक ख्वाब ही रहेगा।
हमने देखा कि उनके पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है। बच्चा सुबह उठ के आ रहा है, नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है, ब्रश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने बैग में उसने कॉपी रखी कि नहीं रखी, ये कोई उनके पेरेंट्स कुछ नहीं चेक कर रहे हैं। और जब वो स्कूल आता है, स्कूल के बाद घर जाता है, तो पेरेंट्स उस बच्चे से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं कि बच्चे तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जिसके कारण उन पेरेंट्स को ये तक नहीं पता हो रहा है कि वो हमारा बच्चा इस स्कूल में किस क्लास में पढ़ रहा है। तो कह लीजिए कि पेरेंट्स का जो ये दूर होना है, पहले के पेरेंट्स थे जो बच्चों के ऊपर नज़र रखते थे, बेटा क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, पूछते थे, स्कूल में जाके टीचर से मिलते थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं गैप आया है। स्कूलों में भी जो एसएमसी मीटिंग्स होती हैं वो केवल फॉर्मेलिटी भर होती हैं, उसमें आते हैं पेरेंट्स, एक एक करके साइन करते चले जाते हैं, वो चीज़ नहीं हो रही। आशीष कहते हैं कि लखनऊ यूपी की राजधानी है, यहाँ ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ असातिज़ा हैं ही नहीं। उधर सरकार कहती है कि असातिज़ा की तादाद जरूरत से ज्यादा है, यानी बयानबाजी और हकायक में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि महज सरकारों के भरोसे ये सफर तय करना आसान हरगिज नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। बिहार के किशनगंज में कायम एएमयू की ब्रांच पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल लोकसभा इंतखाब में एक सीट को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर सीमांचल के लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार को कामयाब बनाया, लेकिन मुल्क के सबसे पसमानदा इलाके की तरक्की के सिलसिले में यहां से जीत कर जाने वाले रहनुमाओं ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। यहां तक कि एएमयू के मामले पर भी खामोशी छाई हुई है। पेश है पटना से महफूज आलम की ये रिपोर्ट। 1 दिसंबर 2011 को बिहार हुकूमत ने एएमयू के ब्रांच को कायम करने के ताल्लुक से किशनगंज के गोविंदपुर के चकला गांव में 224 एकड़ जमीन फराहम किया था। नीतीश हुकूमत ने 2 अक़लियती हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी को मुहैया कराया, जिसमें 2013 से एएमयू किशनगंज में एमबीए और बीएड की तालीम का बाकायदा आगाज हुआ, लेकिन कैंपस की तामीर के मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। बिहार के नक्शे पर सबसे पसमानदा अजला में शुमार किया जाने वाला किशनगंज एएमयू के बहाने अपने मुक़द्दर को रोशन होता देख रहा था, लेकिन सीमांचल के लोगों का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। एएमयू ये केंद्र सरकार की मुजरिमाना पॉलिसी और नीतीश कुमार जी की अपनी मुजरिमाना साजिश का नतीजा है कि हमारे तमाम तर मामलात को अटकाए रखना चाहते हैं और इलेक्शन के ज़माने में उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में जो ये डफली बजा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं, इनकी बांसुरी छीनेगी। और वहाँ पर एएमयू के ताल्लुक से सीमांचल के लोग तो एएमयू के साथ जितने भी दुश्मनी की है, जिसने भी अदावत की है, जिसने अपना फरीज़ा नहीं निभाया है, उन तमाम तर लोगों से चुन चुन कर बदला लेंगे हम लोग। सीमांचल में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी एमआईएम ने इस मुद्दे पर हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। एमआईएम के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान के मुताबिक सीमांचल के अवाम 2020 के बिहार असेंबली इंतखाब में इसका बदला लेंगे। वहीं आरजेडी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की हुकूमत है, बावजूद इसके नीतीश कुमार मरकजी हुकूमत से इस ताल्लुक से बात करने को तैयार नहीं है। उधर सूबे के वजीर तालीम का कहना है कि वो इस मामले को संजीदगी से हल कराएंगे। डबल इंजन की सरकार है तो अब तो धनाधन दौड़ रही है, मगर आगे नहीं दौड़ रही है। मुसलमानों के मामले में बैक गियर में जा रही है। अगर वही खाली और दूसरा कोई इरादा तो फटाफट आगे दौड़ता, मगर देर है अंधेर नहीं है। अगर डबल इंजन की सरकार है, मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अक़लियतों के वेलफेयर के लिए इस पर तो ये हमारे प्राथमिकता में है। दलित, महादलित, अक़लियत, ये सब तो हमारी प्राथमिकता में। हमारी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा गहरी रुचि लेकर के और इनके कल्याण का काम हम लोग करते हैं। तो ये फाइलों में है, कहाँ है, किस स्थिति में है, आज ही हम जा कर के ऑफिस में और इसके बारे में पता कर करके और फिर आगे इसको कार्रवाई करते हैं। एएमयू की तामीर होने से किशनगंज के साथ अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलावा कोसी के मुख्तलिफ जिलों का तालीमी माहौल बदलेगा।
लेकिन इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह का कोई फंड जारी नहीं किया जा रहा है। नतीजे के तौर पर मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी रहनुमा इस मसले को हल करने के लिए नीतीश कुमार को इस जानिब पहल करने की अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, उर्दू ज़बान अदब की अजीम शख्सियात के तारुफी सिलसिले के तहत आज हम पेश कर रहे हैं मशहूर और मकबूल शायर फ़ानी बदायूनी का तारुफ, जिनका आज 140वां यौम पैदाइश है। उनकी शख्सियत और फन पर पेश है एक खास रिपोर्ट। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। दर्द व गम में डूबी ये आवाज उर्दू के उस मुनफरिद शायर की है जिसे दुनिया फानी बदायूनी के नाम से जानती है। उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर बदायूं में शौकत अली खां के नाम से पैदा होने वाले इस हसास शायर के सैकड़ों अशार आज भी उर्दू शायरी के आशिकों के जुबां पर रहते हैं। फ़ानी बदायूनी 13 सितंबर 1879 को बदायूं के इलाका इस्लाम नगर में एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार घराने में पैदा हुए। बरेली से बीए करने के बाद अलीगढ़ से 1906 में LLB की सनद हासिल की, मगर उस दौरान शायरी का शौक हो चुका था और बहुत अच्छे अशार कहने लगे थे। लखनऊ जाकर वकालत की, मगर शायरी के जुनून ने उसमें कामयाब नहीं होने दिया। फानी और खुशहाली का जैसे आपस में बैर था। हालात कुछ देर को अच्छे होते मगर जल्द बिगड़ जाते। तभी आगरा में दौरान क़याम जवान बेटी की मौत हो गई। फानी इस गम से टूट कर रह गए। 26 अगस्त 1941 को उन्होंने भी हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। दर्द और गम को जिन शायरों ने शायरी का जुज़्वे आज़म बनाया, उनमें मीर तकी मीर के बाद फानी का ही नाम आता है। लेकिन जहां मीर के गम में शिद्दत है, वहां फानी के गम में लताफत है। शायद यही वजह है कि जिंदगी, मौत और इश्क के मज़ामीन में यासियत और इजहार गम के ताल्लुक से सबसे ज्यादा शायर फ़ानी बदायूनी के ही याद किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ़ानी सिर्फ आहो फुगा और मैयतों और जनाजों के शायर हैं। फ़ानी का हुज़निया अंदाज जीने का हौसला और तहरीक भी देता है, और ये मिजाज और इम्तिजाज बाकी शायरों में कम पाया जाता है। गम के इस हुस्न की उम्दा मिसाल उनका ये मशहूर शेर है, जिसमें सांसों को मौत की अलामत तो बनाया है, मगर उन्हें जिंदगी से मशरूत भी कर दिया है। हर नफ्स उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। शौकत अली खां फ़ानी बदायूनी उर्दू शेर व अदब की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।